कि मारिया क्वाट्रोची और क्वाट्रोची इनके ड्राइवर ने सीबीआई के सामने लिखित बयान दिया हुआ है कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के घर पे डायरेक्ट उनको एक्सेस था, कोई सिक्योरिटी से पूछताछ नहीं थी। और क्वाट्रोची को जिस प्रकार से रिलीज ही किया गया, उसकी केस क्लोज की गई। अब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद ये सिद्ध होता है कि जो बोफोर्स से कमीशन ये विंग चड्ढा की कंपनी को मिला, जिसके लिए आज वो नहीं हर्ष चड्ढा मालिक है, उससे उस कंपनी से क्वाट्रोची को चेक गए हुए और क्वाट्रोची के पैसे और लोगों को गए हुए, उसका क्या? और ये सब ब्लैक मनी, ब्लैक मनी कहना चाहिए, स्विस बैंकों में डीलिंग हुआ है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण। हसन अली के केस में ये एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में उसने जो व्यवहार किया है वो 76,000 करोड़। वो हसन अली की तो मजाक है, मेरे समझ में नहीं आती कि उसके ऊपर तारीख लेकर मैं आया हूं। 2008 में उनके ऊपर 2008 में उसको अरेस्ट करने के वारंट नहीं थे और उसको रिकॉर्ड में बताया गया एक्सट्राडेंट है। और एक टीवी चैनल है, उसको टीवी देखते हुए रेस कोर्स पर दिखाया, घोड़ों की रेस को देख रहा था। क्या हुआ हसन अली का? इस देश में 76,000 करोड़ उसका अकेले का व्यवहार है। ये कौन हसन अली है? किसका लगता है? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई इसका जवाब नहीं। जून 2009 में प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पार्लियामेंट के सामने कहा कि हम इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं, जल्दी ही ये पूरी बातें तथ्य लोगों जनता के सामने आएंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं हुआ। 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दावा किया था कि सत्ता में लौटने के पहले 100 दिनों में सरकार इस काले धन को वापस लाने की प्रयास करेगी। आज 610 दिन हुए हैं। 31 जनवरी 2011 आज की तारीख में 23 मई 2009 को उन्होंने कहा था। 610 दिन बीत गए। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने 610 दिन में इस पर क्या काम किया, क्या कार्रवाई की? आप देख सकते हैं जवाब हिंदुस्तान की जनता को। क्या हिंदुस्तान की जनता को यह सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? और ऐसे एक नहीं अनेक बातें हैं। यूएन कन्वेंशन में 140 देश हैं। शांता कुमार आज नहीं है, वो वही थे। और उस समय 117 देशों ने अपने लॉ को रेटिफाई करके उन्होंने अपना पैसा वापस ले गया। जर्मनी अमेरिका तो गई, जर्मनी ने तो वहां राइट ऑलरेडी हिंदुस्तान सरकार को करीब 3 साल पहले वो लिस्ट और उसके डिटेल्स नामों के साथ दी है, ये भी जानकारी है। अब मुझे आप बताइए कि इसके बाद में यूपीए सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने इस विषय पर क्या कार्रवाई की? अब ये जो अमाउंट है, ये कम से कम अमाउंट कितने, इसके बारे में जो चर्चा हो रही है, ये 21 लाख हजार करोड़। आप मुझे बताइए कितनी बड़ी अमाउंट है? अगर हिंदुस्तान में अगर किसानों की खेती को पानी मिला, कितनी जमीन पानी के नीचे आएगी, कितने गांव में अस्पताल बनेंगे, कितने रोड बनेंगे? ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये काय के लिए टैक्सेशन बढ़ेगा? देश के विकास में इसका कितना उपयोग हो सकता है? ये पैसा जो गया, उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की, सेल टैक्स की, एक्साइज की थी, वैट की थी। जून 2007 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायण साहब ने कहा है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, ये माफिया जो ड्रग का व्यापार करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, सब क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये काले धन का बड़े प्रमाण पर उपयोग हो रहा है। इसको ढूंढना चाहिए। ये स्टेटमेंट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 2007 में सबके स्टेटमेंट है। मुझे बताइए कि
ये सब होने के बाद देश की जनता को इसका अधिकार नहीं है? क्या ये पैसा देश के गरीब आदमी के विकास के लिए खर्चा नहीं हो सकता? और ये बात है तो करो ना नाम जारी। मुझे कल एक पत्रकार ने बोला आपके पार्टी का कोई बोला तो उसका भी नाम जारी करो। कोई डर रहे क्या इस बात को? जो भी हो, देश के साथ बेईमानी करता है, विश्वासघात करता है, यहां से पैसा लेकर टैक्स चोरी करके ये क्रिमिनल है। एंड क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं हो, जो भी हो, पार्टी नहीं हो, आप करो उसके ऊपर कार्रवाई। और इतने तथ्य आने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया जाता है यूपी के कि नेशनल इंटरेस्ट में ये नाम जाहिर करना नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं है। और फिर समझ में नहीं आता कि चोरों के और गुनहगारों के नाम जाहिर करने से क्या नेशनल इंटरेस्ट डैमेज होता है? कोई बता सकता है? वहां हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो कहते प्रोसीजर चल रहे, टैक्स लॉ ये हो गए, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। और राहुल गांधी आकर कह रहे कि बिल्कुल वापस लाना चाहिए, सब नाम जाहिर होना चाहिए, पैसा वापस होना चाहिए। अरे है तो हम लोगों को क्यों बताते हो, मीडिया को क्यों बताते? अपने पार्टी में जाके बताओ, प्रधानमंत्री को बताओ। आप एक बोल रहे, वो प्रणब मुखर्जी दूसरी बात कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तीसरा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में की हुई कॉमेंट्स कितनी रहेंगे? और इसको भी कोई रिसीव करने के लिए सरकार ने क्या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से अपील करता हूं कि आप क्यों डरते हैं? अगर आपका दामन साफ है तो ये काले धन देश के जो इंटरनेशनल लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने देश के गरीबों का पैसा, ये देश के गरीबों का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, ये अगर स्विस बैंक में रखा है तो उनके नाम जाहिर करने में आपको संतोष क्यों हो रहा है? आपकी पार्टी इसमें इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही है? राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री ने सऊदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और किसने कहना चाहिए? आप इसको जाहिर क्यों नहीं करते? और इसलिए बहनों और भाइयों, ये हमारे देश के हितों के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। मैं अभी बीच में आसाम गया था, बाढ़ के कारण पूरी बर्बाद हुई। एक गुजरात में रिवर कनेक्टिविटी होगी, नर्मदा का पानी 14 नदियों में गया, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% बढ़ा, 14%। और हमारे देश का एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2 to 2.5%। मैं किसानों में काम करता हूं और गांव की गरीबी देखता हूं, भयंकर गरीबी। मैं जिस एरिया से आता हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की और उनके बीच में मैं काम करता हूं। 500 किसानों की आत्महत्या करने वाले परिवारों को हमने दत्तक लिया 5 साल के लिए। बहुत हानि खराब है, लोग भूखे मर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे, युवा बेरोजगार है, इन्फ्लेशन 18% पे पहुंचा है, महंगाई तो इन्फ्लेशन महंगाई कर लोग जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति एक समय से रोटी नहीं खा सकते। 58,000 करोड़ का अनाज हर साल सड़ रहा है। कम्युनिटी एक्सचेंज में 10 लाख हजार करोड़ का टर्नओवर होता है और 0.33% की बिजली होती है। स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन, ब्लैक मार्केट, कोई चिंता नहीं। 58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है और गरीबों को नहीं मिलता। अगर छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में सबको अगर अनाज मिल सकता है तो उसको प्रधानमंत्री ने तारीफ की कि सबसे अच्छी पीडीएस सिस्टम, बाकी राज्यों में उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? ऐसे अनेक बुनियादी सवाल इस विषय पर खड़े हुए हैं। समय की कमी है और मुझे बड़ी खुशी है, मैं वैद्यनाथन जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार अडवाणी जी को पत्र लिखा। अडवाणी जी ने 2009 में पहला रिपोर्ट चुनाव के समय जाहिर किया और इनके रिपोर्ट के आधार पर मांग की कि कालाधन वापस लाना चाहिए। कल उन्होंने अपना दूसरा रिपोर्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि अब देश में जो राष्ट्रवादी है, जो देश के लिए जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात, पंथ, धर्म और भाषा को अगर भला होगा तो सबका, सब रिलीजन, कम्युनिटी, भाषा, सब गरीबों का भला होगा। गरीबों को कोई जात नहीं। और मैं तो बार बार ये कहता हूं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसकी हालत सुधारनी, इसको प्रायोरिटी देनी है। और ऐसी स्थिति में ये सब पैसे का उपयोग अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए हुआ तो ये देश कहां जाएगा? और इसलिए मैं फिर से एक बार आपको याद करता हूं कि 3 दिन पहले
बिल्कुल मैं चाइना से 70 किलोमीटर और इंडोनेशिया से 40 किलोमीटर की दूरी पर वहां था समुद्र में, और 10,000 के बस्ती के गांव का वो 80 साल का पूर्व सैनिक मुझे कह रहा था, मुझे कैंसर हुआ, मेरे पास दवाई नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मैं क्या करा, ऐसे ही मरना नहीं। क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? क्या उनका कोई वाली नहीं है? उनके लिए कोई सरकार को अनुदान नहीं, पैसा नहीं, हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है, बजट कोई नहीं हो सकती। और इसलिए ये सवाल हमारे भविष्य के साथ है, ये सवाल देश की जनता के भविष्य के साथ है, ये सवाल देश के जो सबसे शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, और उन लोगों को न्याय देने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये पैसा वापस लाना पड़ेगा और देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसके विकास के लिए उसको खर्चा करना होगा, तब देश में अरुणोदय होगा, तब देश का भविष्य काल उज्जवल होगा। और इसलिए इस विषय की शुरुआत हुई है। मैं आपसे इकोनॉमिक सेल के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत विद्वान लोग हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इसका अध्ययन करके इस विषय को कॉमन व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, और ये काम प्रभावी रूप से होने की आवश्यकता है। और इसलिए कल जो रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट मिला, उसमें भी काफी तथ्य है। समय की कमी होने के कारण सब बातों पर मैं नहीं करूंगा, पर भ्रष्टाचार के बारे में हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, और एक विपक्ष के नाते हमने भी कुछ बातें तैयार की है, उचित समय पर जाहिर करेंगे। मैं आपको बताता हूं, बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम 70% कमियों को कम कर सकते हैं, और वो कैसा कमी करना है इसके बारे में हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विधेयक मंजूर किया है। उसमें ऐसा कि क्लर्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी तकरार करने के लिए स्पेशल न्यायालय बनाया जाए, और जो भ्रष्टाचार साबित होता है, तो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे क्लार्क हो, चाहे सरपंच हो, उसके पूरी कमाई जो है उसका जब्त करके वो पैसा वसूल किया जाए, ऐसा कानून ने मंजूर किया है। पूरे देश में उसको लागू होना। दूसरी बात, ये टेंडरिंग प्रोसेस, आज ही टेंडर हो सकता है, और ये टेंडर की प्रोसेस से जो टेक्निकली ये जो इतना सा घोटाला हुआ, इसी घोटाला नहीं हुआ। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है तो हजारों लोग टेंडर बनेंगे, जो कैपेबल है, लोएस्ट है, उसको मिलेगा। ये कोई कठिन नहीं है। मैंने इसलिए फ्लाईओवर बनाए, लिम्का बुक पे रिकॉर्ड हुआ, मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर कॉन्क्रीट का काम मेरे नाम से सबसे ज्यादा जमा है, मुझे कोई समझता नहीं था। 24 आवर में पैसा मिलता था। हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट को फैसिलिटी, वो खुद दिन जाए पैसा ले जाए। 3600 करोड़ का काम 1650 करोड़ का, और कोई कम क्वालिटी का नहीं है। बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे अमेरिका, जर्मनी और किसी के एक्सप्रेस हाईवे कम स्टैंडर्ड का नहीं, हमारे इंजीनियर से बना, इंडियन इंजीनियर, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने बनाया। फ्लाईओवर जो वर्ली मालवा सीलिंग प्रोजेक्ट है, उसका डिजाइन हमारे लोगों ने काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास सभी कैपेबिलिटी है। सवाल है देश के हित में विचार करके इस बात को जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं हमारे इकोनॉमिक सेल के सभी बंधुओं से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर लोगों के पास जाना चाहिए, ओपिनियन मेकर्स लोगों के पास जाना चाहिए, ये सच्चाई लोगों को बतानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है, पार्लियामेंट में हम कोशिश करेंगे, जनता का दबाव यूपी और कांग्रेस पर बढ़ाना चाहिए। एक राजा को अरेस्ट किया, ये कोई इससे थोड़ी काम नहीं होता। ये राजा के पीछे जो उसके गॉड फादर राजा है वो कौन है, उनका तो पता चले। और मैंने मजाक में कहा था परसों चेन्नई में, पिछले बार कलर की भी बातें थी डीएम के ने, तो इस बार वो जो फिशरमैन है उनको 500 लोगों को श्रीलंकन मिलिट्री ने मार दिया। तो मैंने बोला इस बार बांटना ही है तो आप सबको बुलेट प्रूफ जैकेट बांटो, मर रहे लोग। और इसलिए इनके आका कौन, ये सब पता चलना चाहिए देश की जनता, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है इसमें जनता में जाकर इस विषय को समझाना, लोगों को इस बारे में जागरूक करना, और इस विषय के लिए देश में राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर हम लोग देश के लिए काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं, पूरी शक्ति के साथ लोगों तक जाकर इसका जनजागरण करना, ये काम आप सभी लोगों ने प्रभावी रूप से करना चाहिए। यही आप सब लोगों से मैं अनुरोध करता हूं।
इकोनॉमिक सेल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया और इसको आगे और बढ़ाइए और लोगों में संपर्क बनाइए और आगे जाकर इस काम में अपनी पूरी समय देकर आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेसर से पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस जानकारी को इकट्ठा करके लोगों को पहुंचाने का और देश में दबाव निर्माण करने का काम आप सब लोग करिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।